अस्सलाम वालेकुम। अब्सार आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। हमारे साथ अब्सार साहब मौजूद हैं, लेकिन आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ की बजाय वो लाहौर स्टूडियोज़ से ज्वाइन करेंगे। उनसे वजह पूछेंगे कि वो लाहौर में क्यों है। लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे फैज़ हमीद साहब जिन्हें चार्जशीट किया गया है, उस हवाले से फैसल वावडा का एक अहम स्टेटमेंट आया है और वो इमरान खान साहब से मुताल्लिक है, इमरान खान और बुशरा बेगम, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बानी पीटीआई को अपनी जान बचानी है तो उन्हें बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। अब इस सारी चीज़ का क्या कनेक्शन है? फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग है, वो अगर आगे बढ़ती है तो उसमें इमरान खान साहब भी आएंगे। इमरान खान साहब ने एक कॉल भी दे रखी है सिविल नाफरमानी की। अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा के, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने अब से कुछ टाइम पहले सितंबर के महीने में अपने इसी पॉडकास्ट में ये बात की थी कि फैज़ हमीद साहब के पास से 2 हैंड रिटन नोट्स बरामद हुए हैं। हमने क्या कहा था, खुद सुन लीजिए। फैज हमीद के हाथ के लिखे हुए 2 कागज मिले, अपने हाथ की, उनकी हैंड राइटिंग में बरामद हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? उसमें उन्होंने जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, जिन जिन तनसीबात पे हमला हुआ है और जिस जिस तरीके से जो प्लान था, वो सारा उन कागज पे लिखा हुआ है फैज हमीद की अपनी हैंड राइटिंग में। और इससे भी एक और आपको बड़ी खबर बताऊं, नवंबर में भी एक प्लान बनाया गया था जो उस कागज पे लिखा हुआ था। नवंबर में भी एक प्लान बनाया गया था और वो प्लान भी हमने देखा कि एग्जीक्यूट भी हुआ है। कमेंट लेते हैं कि ये सारा क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, आपको पता चला कि प्लान एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? लाहौर में क्यों मौजूद हैं वैसे आप? लाहौर में मैं यहाँ पे एक सहाफ़ी समिट हो रही है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने बीकन हाउस के साथ मिलके की। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इस सेंस में कि लाहौर में आना, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो इलेक्शंस में आया था, तो लाहौर में आके यहाँ अच्छा है लाहौर का? स्मॉग वगैरह की क्या कंडीशन है? स्मॉग की कंडीशन बेहतर है और मौसम भी अच्छा है, सर्दी कम है इस्लामाबाद से। तो लेकिन यहाँ पे ये बड़ा अच्छा मुझे इसलिए लगा कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बनाई और उसमें स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना, बात करना इस पे, इन इश्यूज़ पे, सहाफ़त पे और सियासत पे भी। बुशरा बीबी भी आई, इमरान खान भी आए, और आपने जो भी जिक्र किया है कि इमरान खान बच जाएंगे जो अगर बुशरा बीबी को छोड़ दिया, तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई। जनरल फैज़ का जिक्र भी हुआ, जनरल बाजवा का भी हुआ और जनरलों का जिक्र भी हुआ है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का कोई भी मामला हो जो जनरल फैज़, जनरल बाजवा के जिक्र के बगैर मुकम्मल तो नहीं हो सकता। तो ये सब बातें हुई, अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उनके ज़हनों पे कुछ सवालात थे, जवाबात दिए और एक पैनल था पूरा सहाफ़ियों का यहाँ पे, तो इसलिए आया था। तो इसलिए अब आज पॉडकास्ट करना था, नहीं कर रहे थे, टाइम कम था, तो मैंने कहा हम यहाँ से करें। व्हाइल यू वर ट्रैवलिंग, तो हमारा प्लान नहीं था कि हम पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन चूंकि एक अहम डेवलपमेंट हो गई है, इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? कौन सी क्या हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि ये हमने देखा था कि ये मामला रुक गया था। बुशरा बीबी की इमरान खान से अलहदगी की सिचुएशन को, ये जनरल फैज़ हमीद के जो फर्द जुर्म आयद हुई है उस सिचुएशन को। सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अलहदगी? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासत हो रही है और फैसल वावडा जो कुछ कह रहे हैं बेसिकली, अब एक देखिए इशू ये है कि खान साहब के सिस्टम के अंदर चाहने वाले बहुत हैं। वो सिस्टम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हो, वो जुडिशरी का हो, वो मीडिया का हो, वो वैसे हो, तो वो जो चाहने वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक कुर्बानी का बकरा, और इस सिचुएशन में कुर्बानी की बकरी बुशरा बीबी वो मिल जाएं, उनको हम कुर्बान कर दें, उसको बलि चढ़ा दें और ख़ान साहब की जान जो है वो बचा लें। तो बेसिकली ये सारी गेम इसलिए हो रही है कि बुशरा बीबी पे डाल दिया जाए हर बात, कि उन्होंने ये कहा वो जनरल फैज़ से मिली हुई थी, और जनरल फैज़, ज़ाहिर है जनरल फैज़ का रब्ता तो बहुत ज़्यादा था बुशरा बीबी से और इमरान खान से भी। तो ये सारा जो है ना, ये मैस, इस मैस, कड़मास जिसको पंजाबी में कहते हैं, अंग्रेज़ी में मैस हो जाता है वो। तो ये बना हुआ जो है, इसमें खान साहब के परस्तार, मैंने आपको याद है पिछले हफ्ते फैसल वावडा को कहा था कि आप इस वक्त भी खान साहब के साथ खड़े हैं, तो मैं आपकी खान साहब के लिए मोहब्बत का कायल हो गया हूँ। तो वो अपनी मोहब्बत में खान साहब को बचाना चाह रहे हैं और बुशरा बीबी की कुर्बानी दे के। वरना जनरल फैज़ ने जिस तरह चीज़ें बताई हैं और जो जो कुछ हुआ है, वो उसमें इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बाद देखें, फैज़ किसको जवाब दे था? आर्मी चीफ़ को, जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर।
इसके अलावा वो किसी तीसरे बंदे को जवाबदेह नहीं था। तो अब दोनों में से या तो दोनों की मर्जी से या दोनों की मर्जी के बगैर वो काम कर रहे थे, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ये पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हमें इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को पता था कि जनरल फैज़ क्या क्या कुछ कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो उन लोगों को ना पता हो जो इनको जवाब देता कि जनरल फैज़ ये कुछ कर रहा है। जैसे ये टॉप सिटी का जिसका प्रेस रिलीज में जिक्र हुआ है SPR की, कि जनरल फैज़ का जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उसका इस पर शुरू हो गया है। वो एक केस का उन्होंने कहा है कि हार्मिंग 1 पर्सन, इस तरह की कोई उन्होंने लैंग्वेज लिखी हुई है। तो एक जो शख्स को नुकसान पहुंचाया है वो टॉप सिटी वाला है। शुरू तो वहाँ से हुआ काम, और उसमें 400 तोले सोने की चोरी है, गाड़ियां हैं, उसमें घड़ियां करोड़ों रुपए की और चीज़ें हैं। फिर ज़मीन पूरे की पूरी हाउसिंग सोसाइटी को वो ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा कैश बहुत सारा लिया है, करोड़ों रुपए में कैश है। तो ये एक सिर्फ है, लेकिन जब वो बातें वहाँ पे खुलना शुरू हुई तो फिर इतना कुछ जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ निकला है, जिसका प्रेस रिलीज में ज़िक्र किया गया है कि उनकी सियासत में वो मुलव्वस रहे हैं, और वो सियासी जमातों को मीडिया में TV चैनल ख़रीदना, अपने लोगों को एडजस्ट करवाना उन नए TV चैनल्स में, जिसका जिक्र हमने किया था। आफ्ताब इकबाल का मैंने आपको बताया था कि उसको 1 अरब 85 करोड़ रुपये शायद आप TV चैनल को दिया गया। आफ्ताब इकबाल को वहाँ पे अपॉइंट किया गया, जुनेद इकबाल उसके भाई को वहाँ पे अपॉइंट किया गया। ये सारा जनरल फैज़ कर रहा था। उस पर आफ्ताब इकबाल ने कहा था कि मैं आपको वो लीगल नोटिस भेजूंगा। शायद आज 5 महीने हो गए हैं लीगल नोटिस का इंतज़ार करते करते। गर्मियाँ गुजर गई, सर्दियाँ आ गई। अब तो सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। आपने मौसम का हाल पूछा था, सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। मुंतज़िर हूँ, नोटिस का आया नहीं अभी तक। आफ्ताब इकबाल से सुन रहे हो तो याद दहानी करवा रहा हूँ कि भिजवा दें यार, हम तो इंतज़ार कर करके थक गए। मूंगफली आ गई, लीगल नोटिस ना आया। मूंगफली छोड़ें, अब तो दोबारा किन्नू आ गए हैं, और किन्नुओं के बाद अब आम आ जाएंगे गर्मियों का फिर फल। खैर, मैं ये तो आगे ना बात। तो उसमें TV चैनल, सियासी जमातें, जजेस, शौकत अजीज सिद्दीकी का केस, ये सब जनरल फैज़ कर रहा था। किस लिए कर रहा था? सिर्फ अपने आर्मी चीफ बनने के लिए। चलें, अगर अपने आर्मी चीफ के बनने के लिए कर रहा था तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था ये सब कुछ कर रहा है? और क्या कमर जावेद बाजवा को नहीं पता था? ये सब मिले हुए थे आपस में। अब एक दूसरे पे जब चोरी पकड़ी गई है, एक दूसरे पे डालने की टिपिकल कोशिश हो रही है। लेकिन बात यह कि ये सिर्फ एक केस की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस एक केस में अभी ये पहला मरहला आया है फ़र्द जुर्म आयद करने का। अब बहस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। 5 महीने हो गए मेरे ख्याल में। 5 महीने में ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो अभी ये केस चलेगा। फौरी तौर पे अगर आप समझें कि वो उनको सज़ा हो जाएगी, फौरी तौर पे नहीं होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। कितना चलेगा ये मैं आपसे आगे चल के पूछूंगी। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि मुझे जो प्रेस रिलीज पढ़ के जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी, वो ये है कि उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट सियासी एक्टिविटीज़ थी, उन हवाले से ज़्यादा इसके अंदर बातें की गई हैं। उनका जो पॉलिटिकल रोल था रिटायरमेंट से पहले का, उस हवाले से बातचीत नहीं। क्या ऐसा ही है या नहीं? पॉलिटिकल रोल वाइल ही वाज इन सर्विस, उसका भी जिक्र है। उसका जिक्र है ना प्रेस रिलीज में। आप ये कह रही है ना? मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पोस्ट रिटायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है इस प्रेस रिलीज का। थोड़ा सा ये फोकस ज्यादा इसका पोस्ट सियासी मामलात में, पोस्ट रिटायरमेंट पे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले भी जो कुछ वो कर रहे थे उसका थोड़ा सा मुझे उसमें झलकी नज़र आई है। अगर मैं प्रेस रिलीज को सही तरह से समझ चुका हूँ तो देखें ना, उन्होंने कहा है चार्जशीट, जो पैराग्राफ मेरा ख्याल तीसरा है शायद, दूसरा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है ISPR। अब देखें, इन चार्जेस में पहला चार्ज क्या, इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना पहला चार्ज ही है, और ये पोस्ट रिटायरमेंट का इसमें जिक्र नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, ये पता क्या चीज़ है? आपको याद है मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि पूरे का पूरा रिकॉर्ड उठा के जनरल फैज़ घर ले गया ISI का। वो रिकॉर्ड आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल मज़ीद बता देता हूँ। वो रिकॉर्ड जो है ना, वो मामूली रिकॉर्ड नहीं था, उसमें डिजिटल डेटा था सारा, डिजिटल डेटा, मिलियंस ऑफ टेराबाइट, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग,
बहुत सारे सियासतदानों ओके। की, जर्नलिस्टों की, जजेस की, इवन जर्नलों की भी। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें ये 6 मिलियन या कितने टेराबाइट, मिलियन ऑफ टेराबाइट्स था। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें डिटेल्स थी। देखें, हर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं और उनका तरीक़ाकार होता है, उनके एसेट्स होते हैं, उनके मोल्स होते हैं, उनके सोर्सेज होते हैं, लेकिन एक जगह सारा डेटा मौजूद होता है। जनरल फैज़ वो भी ले गया। ये इतना बड़ा जुर्म है जिससे पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है वो ख़तरे में पड़ गई। और ये मैं बात चाहता हूँ कि वो लोग सुने जो कैंटोनमेंट में रहते हैं, जो DHS में रहते हैं, सर्विंग हैं, ये रिटायर्ड हैं, उनको लगता है कि ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा DGISI को किसी को गिरफ़्तार किया तो क्यों किया है। सब यही करते हैं, सब ये नहीं करते जो जनरल फैज़ ने किया है। ये जो मैंने आपको बताई है बात, ये बहुत ख़तरनाक बात है। लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी हैं उन्होंने, जनरल फैज़ ने। जो सर्विंग लोग थे, पाकिस्तान की कौमी सलामती से लिंक्ड सर्विंग लोग, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी, उनकी आइडेंटिटी ख़तरे में डाल दी सबकी। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैं पहले नहीं की, और मैं इससे बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ये जो प्रेस रिलीज़ में उन्होंने लिखा है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, ये क्या बात है? ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला सियासत में मुलव्वस होना, दूसरा ये किया कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाए। तहफ़्फ़ुज़ की बात बड़ी अहम है। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये फिर वही बात है कि जो आप डेटा ले गए हैं, जो आपने लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं, लोगों को अगवा किया बराए तावान। ये सिर्फ एक केस सामने आया है, पूरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे केसेस इसके ख़िलाफ़, पूरे मुल्क से लोगों ने गवाहियाँ दी हैं। 160 के करीब तो इसके ख़िलाफ़ गवाह पेश हुए हैं वहाँ पे। और तो एक रफ़ एस्टीमेट है, मैं इसका कंफर्म नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये एक एस्टीमेट है कि 30 अरब रुपया बनाया है जो अभी तक सामने आया है। 30 अरब रुपया, दोबारा सुने, हाँ, 30 अरब, 30 बिलियन, ये एक एस्टीमेट है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और ये इससे फिगर ज़्यादा बढ़ेगा। और फिर है कि सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना सिर्फ एक बात है, वो जो केस है टॉप सिटी वाला, लेकिन अपार्टमेंट्स इस्लामाबाद की बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक तो जायज़ नुकसान भी वैसे कोई होता है? जायज़ नुकसान हो सकता है ना जी, कि आप गलती से गाड़ी किसी की जाकर गाड़ी को टक्कर मारते हैं तो गलती है, आपने जानबूझ के नुकसान भी। ये तो जानते बूझ से वो उठा के बंदे को ले गए कि जी आप, खैर ये एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, वहाँ पे एक बहुत ही कीमती अपार्टमेंट की भी बात हो रही है जिसकी कीमत ही शायद अरब रुपए के करीब होगी या उससे भी ज़्यादा होगी। और बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, ज़मीनें हैं। फिर जाते हुए ये ऐसे कि कोई गाड़ियाँ ऐसी बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, वो ले गए हैं साथ, और बहुत सारी चीज़ें। ये बस क्या मैं आपको बताऊं कि ये प्रेस रिलीज़ की आप बात कर रही थी ना, तो प्रेस रिलीज़ में ये है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। ये वो है जो आप कह रही हैं पोस्ट रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से पहले के इनके सियासी मामलात और कौमी मफाद को, कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाना, और उस पर भी ये पहले, ये रिटायरमेंट से पहले की बात है, सर्विंग जब थे। और उसमें आपको याद होगा ये जब लॉन्ग मार्च लेके गए, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, कितना कुछ इन्होंने हंगामा किया। और उस दिन पहुंच रहे थे ये पिंडी, जिस दिन अपॉइंटमेंट अनाउंस होनी थी, पहला या आखिरी दिन था जाने वाले आर्मी चीफ का, तो कोइंसाइड कर रहे थे उसी दिन से। तो आपको याद होगा, तो वो भी नवंबर था, ये भी नवंबर आया है। और नोट्स की आपने बात की है, 9 मई के नोट्स प्लान की बात की। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका इल्ज़ाम जनरल फैज़ पे आ रहा है। तो ये जनरल फैज़ किसके लिए कर, रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ जनरल फैज़ किसके लिए कर रहा था? अगर इमरान खान के लिए नहीं कर रहा था या PTI के लिए नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन एक और है कि जो 9 मई का जिक्र किया है प्रेस रिलीज के अंदर, और ये कहा है कि तफ्तीश जारी है, अब तक मुकम्मल नहीं हुई, तफ्तीश जारी है। इज़ इट काइंड ऑफ अ मैसेज टू मिस्टर इमरान खान कि आप ज़रा जो काम कर रहे हैं वो रोक दें? अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये बात ठीक है आपकी कि ये मैसेजिंग ही है। और ये वही बात है जो हमने दो दफ़ा या 3 दफ़ा पहले भी की है कि इमरान खान को बार बार ये मौका दिया जा रहा है कि
और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं, हुकूमत है, ये दूसरे लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इंतशार चले, मईशत पे तवज्जो हो सबकी, तो ये मामलात सियासी तौर पे मुफाहमत के साथ आगे बढ़ें और ख़ान साहब जो हैं वो एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत की तरफ आएँ, ना कि सड़कों की सियासत जिसमें इंतशार हो, जिसमें अटैक हो सरकारी इदारों पे, इमारतों पे, लोगों का कारोबार रोक दिया जाए। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, जो कहा गया था कि आप इस्लामाबाद में इनको जगह दें, जिसको इन्होंने इनकार किया। तो ये ख़ान साहब को एक मेरा ख्याल है अभी भी मैसेजिंग है, और जिसमें कि ये तलवार लटकती रहेगी आप पे और मिलिट्री कोर्ट में आपका केस शुरू हो सकता है अगर आप एक हकीकी जमहूरी और पार्लिमानी सियासी अमल की तरफ नहीं आते। और अगर आप इसी तरह ये एनार्की की सियासत करनी है तो फिर ये तलवार लटकती रहेगी जनरल फैज़ वाली, और ये बहुत अरसा नहीं लटकी रहेगी। ये देखें, ये भी एक विंडो है जो खुली हुई है। ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, आसिफ अली जरदारी के साथ भी हुआ। सब ने अपना रास्ता बदला, और सियासत बहते पानी की तरह होती है जो रुकती नहीं है एक जगह। मैं आपको बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, जो सियासतदान ये लोगों को कहे कि सड़कों पे आओ, अपनी जान दो, मारो या मर जाओ, मैं इनकलाब लेके आऊँगा, वो सियासतदान गुमराह कर रहा है लोगों को। वो लोगों के बच्चों को मरवा रहा है। अपना नहीं, बुशरा बीबी के बच्चे नहीं आए, अली मीन गंडापुर के बच्चे नहीं आए, ना किसी MN MPA के बच्चे आए, ना किसी को गोली लगी, ना कोई गिरफ़्तार हुआ। गिरफ़्तार भी गरीबों के बच्चे हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, अब वो वकीलों के पीछे पैसे दे रहे हैं। तो ये इस तरह की सियासत छोड़ के जमहूरी पार्लिमानी सियासत की तरफ आएँ, हुकूमतें लोगों को रिलीफ दें, उनके लिए काम करें। हाइब्रिड निज़ाम है, बदकिस्मती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इमरान खान पे है। वही लेके आए हैं 2017 में, बड़ी खुशी से लेके आए हैं। 2017 के बाद इस मुल्क में 6 या 7 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सब हाइब्रिड निज़ाम है। ये चलेगा, इसको आप अपनी परफॉर्मेंस से आप वापस भिजवा सकते हैं, लड़के नहीं। करना है तो करके देख लें मजीद। सीम्स लाइक वी आर इन एंड गेम, और जिसमें कि सब अपने लास्ट कार्ड्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि लास्ट कार्ड, फाइनल कॉल के बाद लास्ट कार्ड पे वो आएंगे, और इसके बाद हम ये कह रहे थे कि फैज़ हमीद की वो एक हैंगिंग स्वॉर्ड है जो इमरान खान साहब पे रहेगी। अब वो चीज़ें जो है वो प्रोसीड होती हुई दिखाई दे रही हैं। समझते हैं कि रास्ता निकल आएगा या नहीं? आपकी बात ठीक है, ये इसमें है एक, और इसमें जो फैसल वावडा बार बार मैसेजिंग कर रहे हैं वो यही है कि अब बुशरा बीबी को पे डाल के तो खान साहब को बचाया जाए। लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा ऐसे कि ये ऐसे होगा। और दूसरी तरफ लेकिन हम देख रहे हैं कि जो PTI की लीडरशिप है, जिनको इल्ज़ामात बाहर बैठे हुए लोग जो यहाँ से बिगौड़े हैं, यहाँ से फ़रार हो गए हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाहर बैठ के यहाँ लोगों के बच्चों को बाहर सड़कों पे भिजवा रहे हैं, ख़ुद वहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और मौजें कर रहे हैं। वो लोग मुखालफत करें। यहाँ लोकल जो PTI की लीडरशिप है जो चाह रही है कि हम सियासी और जमहूरी अमल के ज़रिए अब आगे लेके चलें। देखिए, अवाम में सपोर्ट तो है ना PTI की। अगर इलेक्शन अब 2024 में नहीं होते, 2025 में नहीं होते, तो 2026 में हो जाएंगे, 2026 में नहीं होते तो 2027 में हो जाएंगे। ये भी तो एक आजमाइश ही है ना, ये भी तो एक जिहाद ही है ना, ये भी तो मुश्किल है ना कि आप ये 2-3 साल गुजारें और जैसे इलेक्शन हो और इमरान खान की जितनी मकबूलियत है या PTI की जितनी मकबूलियत है वो इक़्तिदार में वापस आ सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है कि आपने कल ही इक़्तिदार में आना है? ये सियासी और जमहूरी रहनुमाओं को ये ज़ेब नहीं देता। इसलिए जो PTI की मौजूदा यहाँ पर लीडरशिप है वो निगोसिएशंस पे बिलीव करती है, और आज मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं हुकूमत और PTI के दरमियान, और ये बहुत अच्छा साइन है। साथ दूसरा ट्रैक है वो है फैसल वावडा वाला, जिसमें वो खान साहब को मुसलसल आंखें मार रहे हैं कि आप बुशरा बीबी को छोड़ दें। मुझे तो लग रहा है फैसल वावडा भी सौकन की तरह बिहेव कर रहे हैं बुशरा बीबी के। वो चाह रहे हैं कि खान साहब छोड़ दें बुशरा बीबी को और वापस पार्टी में आ जाएं ताकि फैसल वावडा भी पार्टी में जाएं। तीसरा ट्रैक जो है ना वो जनरल फैज़ का है और वो चल रहा है, उस पर ट्रेन की रफ्तार स्लो है और स्लो रहेगी अभी जब तक कि ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती कि PTI की मौजूदा जो लीडरशिप बाहर है वो किसी एक कॉमन फ्रेमवर्क पे हुकूमत के साथ अगर पहुंच जाती है जिसमें आगे बढ़ने का रास्ता मुतय्यन हो जाए और इलेक्शन का कोई फ्रेमवर्क नए इलेक्शन कमिश्नर के तहत, नए इलेक्शन रूल्स के तहत तय हो जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस हो
और उसकी एक डेट भी तय हो। ये नहीं होगा इलेक्शन इस साल तो नहीं हो सकते, अगले साल भी मुझे मुश्किल लग रहे हैं 2025 में, क्योंकि ये सिस्टम कम से कम 2.5-3 साल तो चलाना पड़ेगा और चलेगा, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम का हम देखते हैं कि वो 2.5-3 साल ही चलता है। तो उसके बाद वो अगर वो कामयाब हो गए मुज़ाकरात तो वो हो जाएगा, और शायद फिर बुशरा बीबी पे बात डाल दी जाए, फैसल वावडा की बात सुनी जाए, उनकी दुआएं सुनी जाएं, उनकी जो मोहब्बत है खान साहब के लिए, और खान साहब के दिल में उनकी मोहब्बत जाग जाए, तो वो बुशरा बीबी को छोड़ के फैसल वावडा और पार्टी की तरफ आ जाएं। तो और नहीं तो फिर जनरल फैज़ का ट्रैक मुझे तो खुला है। ब्रीफली ज़रा बता दीजिएगा, मैं जो आपकी बातों से कंक्लूड कर सकी हूँ वो ये है कि फैज़ हमीद की फेट इस चीज़ के ऊपर है कि इमरान खान किस तरीके से प्रोसीड करते हैं अपनी चीज़ों को। क्या ऐसा ही है? अगर मान जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो उन फैज़ हमीद का केस भी शायद आगे ना बढ़ सके, और अगर नहीं मानते तो आपने हाँ बहुत अच्छा सवाल है, और ये बात ऐसे ही है कि ये अगर खान साहब नहीं मानते जमहूरी और सियासी अमल के चलने पे, और उसमें उसको उसी तरीके से पार्लियामेंट्री सियासत के ज़रिए वो अपना रोल नहीं प्ले करना चाहते, और इसी तरह सड़कों के ज़रिए और ताकत, आवाम की ताकत या स्ट्रीट पावर जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए वो इस निज़ाम को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि फिर खान साहब अपना भी नुकसान करेंगे और फैज़ हमीद का भी नुकसान करेंगे। फैज़ हमीद का नुकसान तो डेफिनेटली होना है, और फैज़ हमीद का नुकसान होना है, ये मैं आपको बता दूं। जो पहला उनकी ऊपर चार्जशीट लग गई है, उसका तो ज़ाहिर है होना है, फिर उनके पास अपील का मौका होगा, हाई कोर्ट में वो जा सकेंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकेंगे। बहुत सारे मराहल हैं जिसमें उनको रिलीफ बाद में मिल सकता है, लेकिन उनकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी, उनसे प्लॉट वापस ले लिए जाएंगे, वो किसी आर्मी, नेवी या मिलिट्री के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकेंगे, वो कहीं पे किसी भी क्लब के मेंबर नहीं बन सकेंगे, सारे मज़े ख़त्म, गोल्फ नहीं खेल सकेंगे इन गोल्फ क्लब्स पे जाके, तो जाहिर है ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन कम से कम उन्हें वो जो सज़ा है, और देखें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल सिर्फ वो वाहिद एक लेवल है फ़ौज के अंदर जिसमें सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। इससे नीचे जो होती हैं समरी ट्रायल कोर्ट है या दूसरी वो है, उसमें सज़ाए मौत नहीं होती, इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है फैज़ हमीद के लिए कम से कम। तो अगर उसके साथ खान साहब भी आ गए और उनका भी ट्रायल हुआ इन्हीं केसेस में, फैज़ हमीद के बयानात की और सबूत जो उनके पास है उसकी बेसिस पे, तो खान साहब के लिए भी मज़ीद मुश्किलात होंगी। और अगर उन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं भी मिलती, तो फिर भी कम से कम पनिशमेंट जो भी हो, कुछ कई साल तक वो जेल में रहेंगे और उनकी पार्टी पे बहुत मुश्किलात आएंगी। तो ये उनके लिए अगला रास्ता, अगर वो पार्लियामेंट्री सियासत में नहीं आते और स्ट्रीट पावर के ज़रिए इस सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो सिस्टम उन्हें रिस्पॉन्ड बैक तो करेगा। सिस्टम वीक है, बैकफुट पे है, लेकिन सिस्टम इतना वीक और इतना बैकफुट पे नहीं है कि वो रिटेलिएट न कर सके। ये खान साहब को बात समझने की ज़रूरत है। तो सब्र का फल मीठा होता है। पार्लियामेंट्री सियासत में आएँ, थोड़ा इंतज़ार करें, बेशक लोगों को भी उनके सहूलत होगी, उनके पार्टी के लोगों को भी सहूलत होगी, उनके वर्कर्स को भी खाम में सड़कों पे जलील नहीं होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं आज भी जर्नलिस्टों से मिला हूँ जो पेशावर से आए हुए हैं उसी कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत परेशान है इस बात पे कि खैबर पख्तूनख्वा को कोई पूछ नहीं रहा। 116 डेड बॉडीज़ कोरम एजेंसी में पड़ी हुई हैं, और 15 करोड़ रुपया अनाउंस किया है हुकूमत ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जिसमें उनके घरों को आग लगा दी गई, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए। उसमें जो लोग मर गए उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया बुशरा बीबी ने जाके हुकूमत का उठा के दे दिया एक बंदे को जो मर गया था, जो देना चाहिए था। लेकिन बुशरा बीबी अपनी जेब से दे देती ना। उनके बेटे रोल्स रॉयस गाड़ियों में फिरते हैं, कहाँ से आई हैं रोल्स रॉयस गाड़ियाँ? उस्मान बुज़दार की चीफ मिनिस्टर होने की खुशी में आई हैं ना, उसकी बरकत से आई हैं, तो वो अपनी जेब से देती। जेब से नहीं देना तो सरकार से दे रहे, तो कुरम एजेंसी वालों का क्या कसूर है? बेचारे वहाँ पे बेचारे बेगुनाह पख्तून और पाकिस्तानी शहरी मारे गए हैं, उनको भी देना। तो ये लोग तादाद देख रहे हैं, हुकूमतें तवज्जो करें लोगों की हालत बेहतर बनाने पे, और इस जो ये जो वायलेंस की पॉलिटिक्स है इसको छोड़ें और अगले इलेक्शन की तैयारी करें, अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें और अफ़वाम तफ़हीम से इस मुल्क को आगे लेके चलें, वरना मुश्किलात बहुत है हमारे लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और थोड़ा मुश्किल से किया आज हमने रिकॉर्डिंग, लेकिन कर ली है। मुश्किल से तो कोई नहीं किया। देखते हैं आज अभी पीटीआई जो है वो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन चलें अगला पॉडकास्ट हम यहीं स्टूडियो से करेंगे। ठीक है। एंड अभी पीटीआई मान गई है इंसानों से भी और फरिश्तों से भी मुज़ाकरात करने के लिए। देखते हैं क्या होता है, करवट बैठता है ये वाला ऊँट भी। दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।